नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? पिछले व्याख्यानों से हम सामाजिक समझौतावादी विचारक जॉन लॉक के संदर्भ में बात कर रहे थे। ये दूसरे नंबर के सामाजिक समझौतावादी विचारक माने जाते हैं। इससे पूर्व हमने थॉमस हॉब्स के संबंध में बात की थी और जॉन लॉक के संदर्भ में अपना यह अगला व्याख्यान आज जॉन लॉक के द्वारा बताए गए कुछ नवीन सिद्धांतों के संदर्भ में हैं। तो आइए हम आज के इस व्याख्यान में पुनः जॉन लॉक के विचारों के संबंध में बात करते हैं। जॉन लॉक प्रथम विचारक था जिसने नागरिक समाज शब्द का प्रयोग किया। नागरिक समाज शब्द का प्रयोग किया यानी उन्होंने लोगों को महत्व प्रदान किया, जनता को महत्व प्रदान किया और उसमें भी जो संवैधानिक रूप से जो नागरिक है उनको महत्व प्रदान किया। हीगल ने लॉक के इन विचारों की आलोचना करते हुए कहा कि वह नागरिक समाज को ही राज्य मान लेता है, जबकि राज्य तो नागरिक समाज की अगली अवस्था है। यानी हीगल महोदय जो जर्मनी के दार्शनिक थे, वे लॉक की आलोचना कर रहे हैं कि लॉक नागरिक समाज को ही राज्य मान लेता है, जबकि राज्य तो नागरिक समाज की अगली अवस्था है। हीगल नागरिक समाज को बाह्य राज्य की संज्ञा देता है, यानी ये उसको राज्य की कड़ी नहीं मानते, राज्य का भाग नहीं मानते और इसको बाह्य राज्य की संज्ञा देते हैं। नव मार्क्सवादी विचारक ग्राम्स्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेजेंट नोट बुक में मार्क्स की आलोचना करते हुए कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था शासन का आधार अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के साथ साथ उसकी अधिरचना की वेद्यता मूलक संरचना पर भी नियंत्रण करना था। वह इस वेद्यता मूलक संरचना को ही नागरिक समाज की संज्ञा देता है। ग्राम्स्की यानी इन्होंने अपने सिद्धांतों में मार्क्स के पूंजीवादी सिद्धांतों की, पूंजीवादी विचारों की आलोचना की। और मार्क्स तो स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध थे, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप उन्होंने जिस शासन व्यवस्था की बात की उसकी आलोचना ग्राम्स्की करते हैं। नव समाजवादी आंदोलन ने नागरिक समाज की अवधारणा को ही बदल कर रख दिया और इसके जो प्रमुख नव समाजवादी आंदोलन के जो मुद्दे थे वे बड़े दिलचस्प थे और बड़े रेलेवेंट थे, जिनका समाज पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुसंख्यक समाज का प्रभाव, बहुसंख्यक समाज पर इन आंदोलनों का, इन मुद्दों का प्रभाव पड़ रहा था। तो बहुसंख्यक समाज सहज ही इन आंदोलनों की तरफ आकृष्ट हो गया और इन आंदोलनों में धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में जुड़ने लग गया। और ये समाजवादी आंदोलन थे पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, महिलाओं से संबंधित आंदोलन जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बातें थी, नशा मुक्ति आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, निशस्त्रीकरण आंदोलन आदि। अमेरिकी विचारक रॉबर्ट पुटनम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कैपिटल में नागरिक एवं सामाजिक पूंजी की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए नागरिक समाज पर विशेष बल दिया। यानी इन्होंने ये जो इनकी पुस्तक थी सोशल कैपिटल, इसमें उन्होंने नागरिक और सामाजिक पूंजीवादी अवधारणा पर बल दिया। जॉन लॉक के 3 प्राकृतिक अधिकार या जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार। देखिए, लॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि प्रकृति से ही नागरिकों को, लोगों को 3 अधिकार प्राप्त होते हैं और इन तीनों अधिकारों का लॉक ने समर्थन किया।
और ये तीन इनको इनको व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार बताता है, इनको व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार बताता है, इनको व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक अधिकार बताता है जॉन लॉक। और ये तीन अधिकार थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं संपत्ति का अधिकार। और इसमें भी ये बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा। जॉन लॉक इन सभी अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। वह दो प्रकार की संपत्ति बतलाता है: एक सार्वजनिक संपत्ति, दूसरा निजी संपत्ति। अच्छा, लोग कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैध तरीके से, अपनी मेहनत से जितनी चाहे उतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है, लेकिन उसके अर्जन का तरीका वैध होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए। और अगर उसके अर्जन का तरीका विधि सम्मत है, वैध है, तो वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जितनी चाहे संपत्ति अर्जित कर सकता है। और इन्होंने दो प्रकार की संपत्ति की बात कही: एक सार्वजनिक संपत्ति, दूसरा निजी संपत्ति। जॉन लॉक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को उपयोगी बना लेता है तो वह उसकी निजी संपत्ति बन जाता है। यानी इन्होंने संपत्ति के अधिकार को और ज़्यादा बल प्रदान किया कि आप किसी काम में अपना परिश्रम लगाते हो और अपनी मेहनत उसमें जोड़ते हो, तो फिर उस काम का परिणाम जो है वह आपकी निजी संपत्ति बन जाता है। अतः संपत्ति श्रम का परिणाम है। ये जो संपत्ति है ये आपकी मेहनत की उपज है, ये मेहनत का परिणाम है, ये जॉन लॉक कहते हैं। जॉन लॉक के अनुसार निजी संपत्ति भी दो प्रकार की होती है। निजी संपत्ति को भी उन्होंने दो भागों में वर्गीकृत किया: एक नष्ट नहीं होने वाली संपत्ति, यानी जो लंबे समय तक बनी रहती है, जिसको अपन नष्ट नहीं होने वाली संपत्ति कहते हैं, जिसके तहत वह धन, मुद्रा, भूमि, ज्ञान आदि को सम्मिलित करता है। वह कहते हैं कि ऐसी निजी संपत्ति को व्यक्ति असीमित मात्रा तक इकट्ठी नहीं रख सकता। यानी आप ज़्यादा मात्रा तक इसको सीमित नहीं रख सकते। जैसे ज्ञान की एक अपनी सीमा होती है, भूमि, मुद्रा, धन जो भी आप रखोगे उसको असीमित मात्रा तक इकट्ठी नहीं रख सकता। दूसरा उन्होंने बताया नष्ट होने वाली संपत्ति या शीघ्र नष्ट होने वाली संपत्ति। इस प्रकार की संपत्ति को सीमित मात्रा में इकट्ठी रखी जाने वाली संपत्ति उन्होंने कहा, और ये हैं घी, तेल, अनाज आदि। ये नश्वर चीज़ें हैं, ये ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती, अपने आप ही कुछ वर्षों, कुछ दिनों बाद में समाप्त हो जाती है या क्षीण हो जाती है। इस प्रकार जॉन लॉक ने पहली बार संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में माना। जॉन लॉक के प्रभाव के फलस्वरूप ही आज अधिकांश देशों में जॉन लॉक, मैंने आपको बताया ना कि जॉन लॉक के प्रभाव के फलस्वरूप ही आज अधिकांश देशों में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। बहुत से देशों में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, प्रॉपर्टी राइट्स, और इसके अलावा लीगल राइट तो है ही, प्रॉपर्टी राइट इज लीगल राइट, ये तो सब जगह है ही। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी संख्या काफ़ी है, उनमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। यानी संपत्ति इतनी महत्वपूर्ण है और वास्तव में महत्वपूर्ण है। संपत्ति किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए या उसके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए या उसके मानसिक और शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए संपत्ति का होना बहुत आवश्यक है। भारत में भी संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। मूल भारतीय संविधान में जब 7 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे तो उनमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में था। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें संशोधन करके इसे अनुच्छेद 300 के तहत
विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आज विधिक अधिकार तो है, यानी कानूनी अधिकार है। अब इसका मतलब ये है कि पहले जब मौलिक अधिकारों की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार था, तब तो ये होता था कि संपत्ति के अधिकार का कोई आपकी संपत्ति के अधिकार को कोई समाप्त नहीं कर सकता, यानी आपकी निजी संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता, उसका हरण नहीं कर सकता, वरना तो आप न्यायालय में संरक्षण के लिए चले जाओ। लेकिन अब कुछ ऐसे सार्वजनिक काम हैं, कुछ ऐसे सरकारी काम हैं जिनके सुचारू रूप से संपन्न करवाने में यदि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति की आवश्यकता हुई तो वो ली जा सकती है, लेकिन उस व्यक्ति को बाजार दर के हिसाब से उसका मुआवजा दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज कहीं से अपन नेशनल हाईवे निकाल रहे हैं, और नेशनल हाईवे निकालने के दौरान किसी व्यक्ति का मकान या किसी व्यक्ति की ज़मीन आ जाती है, तो वह व्यक्ति वह ज़मीन और मकान को देने से मना नहीं कर सकता, उसको देना पड़ेगा, लेकिन उसको बाजार दर के हिसाब से उसका मुआवजा मिल जाएगा। तो ये लीगल राइट है कुल मिला के। तो ये जो लोक ने 3 अधिकारों की बात की, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और ये तीनों ही अधिकार आपने देखा अपने भारतीय संविधान में भी। आप देखिए जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में, जिसमें भी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार अपना दूसरा मौलिक अधिकार है ही। तो भारतीय संविधान में इन सब को समाहित किया गया है लोक के विचारों को, और न केवल भारत के संविधानों में अपितु अमेरिका के संविधान में, फ्रांस के संविधानों में, सब में लोक द्वारा बताए गए इन प्राकृतिक अधिकारों को समाहित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।